अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जरदारी हाउस में सर जोड़ कर बैठी है और खुद आसिफ अली जरदारी नैब ऑफिस रावलपिंडी में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हैं और पीपल्स पार्टी इस गिरफ्तारी पर अपना लाएअमल तय कर रही है। इस पूरे मामले पर पीपल्स पार्टी किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगी, इसका अब तक बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी आज 7:30 बजे मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि पार्टी का इजलास होगा, उसके बाद मैं मीडिया से दोबारा बात करूंगा और लाएअमल का ऐलान करूंगा। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी जाली अकाउंट्स केस की अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है। 5 बार की अबूरी जमानतों के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में मजीद तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, मगर दरख्वास्त मुस्तरद होने से पहले आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर अदालत से निकलकर जरदारी हाउस के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद नैब की 5 रुकनी टीम ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आसिफ जरदारी की जमानत मुस्तरद होने और उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक खत के जरिए आगाह किया। इस दौरान जरदारी हाउस इस्लामाबाद के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जिसके बाद शाम को 5 बजे नैब हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी में आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया। इस दौरान खबरें यह भी आईं कि आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट में गिरफ्तारी देना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सका। नैब हुक्काम की टीम जरदारी हाउस के अंदर गई, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने आसिफ जरदारी को रुखसत किया, लेकिन जैसे ही नैब हुक्काम ने सख्त सिक्योरिटी के साथ आसिफ जरदारी को गाड़ी में बाहर लेकर आए तो कुछ बदनज़मी भी देखने में आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा को भी देखा गया जब वो धक्कम पेल के दौरान ज़मीन पर गिर गए। इस सूरत हाल में नैब हुक्काम आसिफ जरदारी को लेकर नैब ऑफिस रावलपिंडी के लिए रवाना हुए। 5:25 पर नैब ऑफिस पहुंचे, जहां मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया और अब इत्तला आती है कि कल आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत में पेश करके नैब की तरफ से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी और मेडिकल बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। आसिफ अली जरदारी की ये गिरफ्तारी जाली अकाउंट्स केस में सामने आई है। ये वो बुनियादी केस है जो कराची की बैंकिंग अदालत में चल रहा था और उसे हाल ही में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मुंतकिल किया गया है। इस केस की कार्रवाई चल रही है और नैब इस केस में आसिफ अली जरदारी के वारंटी गिरफ्तारी जारी कर चुकी थी, मगर आसिफ अली जरदारी अबूरी जमानत पर थे, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद तौसी नहीं दी। आसिफ अली जरदारी के लिए यह ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो जमानत में तौसी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली है। इसको चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में जो मेरिट होगी उसको चैलेंज करना पड़ेगा। यानी नैब को इस वक्त चैलेंज नहीं करना बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना होगा। तो पीपल्स पार्टी कैसे इसका सामना करेगी? जरदारी साहब को इस वक्त जमानत पर वापस रिहा कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। गिरफ्तारी के बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान ने एहतजाज भी किया। अब आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद क्या मामलात होंगे, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, जेल में होंगे या नैब की तहवील में रहेंगे, ये हम जानेंगे जाहिद गिशकोरी से और उसके बाद मजीद तफसीलात पर बात करेंगे कि इस वक्त इस गिरफ्तारी से सियासत में क्या हल चलाएगी। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद, कहाँ जरदारी साहब को रखा जाएगा, उसके बाद क्या लाएअमल होगा नैब का? शाहजेब देखें, 5 घंटे से वो नैब की तहवील में है, उनकी सेहत बिल्कुल सही है, उनसे कोई सवालात वगैरह नहीं पूछे गए हैं। हमारी इतलात ये है कि कल उसको अदालत में पेश किया जाएगा, इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वहाँ पर जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और ये जेल शायद ना जाएं, क्योंकि नैब ज़राए का ये कहना है कि उसके ख़िलाफ़ इस वक्त 21 इंक्वायरीज़ हैं, जिसमें से 11 की पहले ही तहकीकात हो रही हैं और उनसे मज़ीद सवालात और ऐसे एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं जिससे नैब आगे जाके उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ला सके। जिसमें सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर जो पॉली क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसका चेकअप भी किया है, उनकी सेहत बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर के फासले पर ये पॉली क्लिनिक है, डॉक्टरों को अलर्ट रखा गया है। इस्लामाबाद की पुलिस और साथ ही वजारत दाखिला ने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी उनकी दी है। तो इस तरह से वो बिल्कुल नैब की हिरासत में हैं और शायद आने वाले 5 से 6 हफ्ते तक रहेंगे। और साथ ही जो केसेस की तहकीकात हैं, इस स्टेज पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि नैब आने वाले 3 हफ्ते में 2 मज़ीद रेफरेंसेस जो कि इन्वेस्टिगेशन में थे आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ फ़ाइल कर सकता है। यही एक वजह है कि 11 मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ में इन्होंने प्ली बेल अरेस्ट ले रखी थी, जो आज एक मनसूख हुई है। और इस तरह 2
केसेस में उनके खिलाफ नैब पहले ही अरेस्ट वारंट इशू कर चुका था। एक पार्क लेन का केस था, दूसरा ये मेन केस है फेक अकाउंट्स का। शाहजेब, बहुत शुक्रिया जाहिद किशकोरी। इस हवाले से मालूमात नैब का लाएअमल क्या होता नजर आएगा, अहम बात है, क्योंकि अब तक नैब पर यह तनकीद होती आई है कि वो जुर्म से मुजरिम की तरफ पहुंचने की बजाय मुजरिम से जुर्म की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। गिरफ्तार करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी को गिरफ्तार करके भी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा गया, हेडलाइंस चल गई, लोग ज़ेर हिरासत नैब के रहे। अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का मामला भी क्या वैसा ही होगा, क्योंकि GIT बनी थी जाली अकाउंट्स केस में, उसके बाद नैब ने केस मालूमात आगे बढ़ाई हैं, तहकीकात आगे बढ़ाई हैं। तो आसिफ अली जरदारी अगर पेश भी हो रहे थे तो उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या माजी की तरह मुलजिम से जुर्म की तरफ पहुंचने की कोशिश करके उसे मुजरिम साबित करने की कोशिश की जाएगी, या इस दफ़ा लाएअमल नैब का अलग होगा? ये सवालात उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस पूरे मामले पर मुशावरत कर रही है, मगर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से पहले और बाद में कौमी असम्बली में भी माहौल गर्म रहा। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली पहुंचे, उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की, मगर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पहले शेख रशीद को बोलने का मौका देना चाहते थे, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने शिकवा भी किया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ अली जरदारी को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया, लेकिन उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे न होने के बावजूद एहतजाजन गिरफ्तारी दी। इस मामले से पहले कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। शहबाज शरीफ, जो कल ही वतन वापस पहुंचे हैं, आज उन्होंने कौमी असम्बली में आसिफ अली जरदारी को पेश करने का मुतालबा किया। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी ने भी स्पीकर कौमी असम्बली से आसिफ जरदारी को फौरी तौर पर पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा किया। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से मुतालिक अपोजिशन के मुतालबों पर वज़ीर दाखिला एजाज शाह और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना अपना मौक़िफ़ पार्लियामान के सामने रखा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और शाजिया मरी ने स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में आसिफ जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। दूसरी तरफ नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर अपना रद्दअमल दिया है। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून सबके लिए बराबर और एहतसाब गैर जानिबदाराना होता तो चौर दरवाजे से आया जाली आज़म अपना और अपनी बहन का हिसाब देने के लिए आज कटहरे में होता। अपोजिशन के लीडर्स को चुन चुन कर गिरफ्तार करने से जाली आज़म इस जवाब से नहीं बच सकता जो उसको हर हाल में देना पड़ेगा। एक और ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि जब सारी कौमी अपोजिशन को जाली एहतसाब की शिकारगाह बना लिया जाए तो पूरी कौम की नज़रें इंसाफ का झंडा उठाए जजों और खरे इंसाफ का हल्फ लेने वाली अदलिया पर जम जाती हैं। जंगल के कानून और महज़िब रियासत में यही फ़र्क होता है। बहरहाल अब आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो गए हैं। रमज़ान में अपोजिशन जमातों ने इफ्तार पार्टी में यह फैसला किया था कि वो ईद के बाद हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी, मगर इन तमाम मामलों से पहले आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी अमल में आई है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर यह नैरेटिव देती आई है कि इनका जो भी एहतजाज होगा वो अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए है, जबकि अपोजिशन कहती आई है कि हमारा जो भी एहतजाज होगा वो महंगाई, बेरोज़गारी और माशी बदहाली के खिलाफ होगा और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ होगा। ये जरदारी साहब का की जो गिरफ्तारी है वो मुल्की सियासत पर क्या असर डालेगी? हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत की पूरी कोशिश है कि तो अपनी करप्शन बचाने के लिए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ को बचाने के लिए एहतजाज के लिए निकलना चाहते हैं, और अपोजिशन ये कहती आई है नहीं, हम तो हुकूमती पॉलिसीज़, महंगाई, सबके खिलाफ निकलना चाहते हैं। जरदारी साहब की गिरफ्तारी हुकूमत के मौक़िफ़ को मजबूत करती है, हुकूमत के लिए ख़तरनाक है, अपोजिशन को नुकसान पहुँचाएगी, पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को। क्या इसके आपको लगता है कि मुल्क की सियासत पर असरात होंगे? शाहजेब साहब, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत बहुत से जो वज़रा हैं वो बार बार ये कह चुके हैं कि अपोजिशन जो है उसको अगर एहतजाज करना है तो शौक़ से करें, अगर डी चौक में भी आना है तो शौक़ से आए, हम आपको कंटेनर फ्राहम करेंगे। ये बात इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, और वो साथ ये कहने के बाद वो कहते थे कि लेकिन मैं आपको NRO नहीं दूँगा। तो NRO तो किसी को नहीं मिला, ना जरदारी साहब को मिला है, ना नवाज शरीफ साहब को मिला है, ना शहबाज शरीफ साहब को मिला है। तो अब अगर ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है शौक़ से करें, मैं आपको कंटेनर फ्राहम करूँगा, तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि अब अगर आज जरदारी साहब गिरफ़्तार हो गए हैं और थोड़ा बहुत एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और थोड़ा बहुत एहतजाज पार्लियामेंट से बाहर हुआ है, तो उस पर बहुत से लोगों के हाथ पाँव क्यों फूले हुए हैं और वो क्यों कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा एक पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये मीडिया के ज़रिए कौम को पता ना चले।
तो इस पर मुझे बड़ी हैरानी है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं शौक़ से आप एहतजाज करें, हम आपको कंटेनर देंगे, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि एहतजाज जो है वो किसी को नज़र भी ना आए। लेकिन मेरे ख्याल से जो जरदारी साहब की गिरफ़्तारी है ये इतनी अहम नहीं है। मेरे से बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को बहुत पहले से पता था कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, वो आज गिरफ़्तार हो गए। उस पर आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हुआ है, सिंध के कुछ शहरों में कुछ मुजाहरे हुए हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। और इस पर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग नून की भी कोई शख्सियत गिरफ़्तार हो जाए तो उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त कि वो कोई सड़कों पे आगे तहरीक चला सकें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हैं। और जैसा कि आज उन्होंने DI खान में एक जगह पे तकरीर भी की है, तो वो अल्टीमेटली उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है, और जब वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और बहुत सी जमातें उनका दस्तो बाजू बन सकती हैं। इस सूरत हाल में एक और पहलू है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें, और वो ये है कि सियासी जमातों के एहतजाज से पहले ही पाकिस्तान के वकला की जो तमाम बड़ी नुमाइंदा तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, इन तंजीमों ने 14 जून को एक जज साहब के हक़ में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो 2007 में भी ऐसे ही हुआ था कि वकला जो हैं वो आगे निकल गए थे, सियासी जमातें उनको फॉलो कर रही थी। तो इस मरतबा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं कि वकला का एहतजाज पहले शुरू हो जाएगा और सियासी जमातें इनको फॉलो करेंगी। और सियासी जमातों में मेरे ख्याल से ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत के लिए थ्रेट है, ना पीपल्स पार्टी थ्रेट है। अगर थ्रेट है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। सुहेल भाई साहब, आप क्या कहिएगा? आपको लगता है कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी या इस वक्त मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा करेगी, अपोजिशन का जो एहतजाज है उसको तवानाई बख्शेगी, या जो हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ है कि ये तो अपनी करप्शन बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं उसको मजबूत करेगी, या जो दूसरे मामलात हैं जिनकी तरफ हामिद मीर साहब भी बात कर रहे हैं वो हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं? कोई ख़तरा नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए फौरी तौर पर तो कोई ख़तरा नहीं बनेगा, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं, नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी, आसिफ ज़रदारी की गिरफ़्तारी, शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी, फिर रिहाई, इससे सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो नाराज़गी से गुस्से की तरफ चली गई हैं, और वो अब वक्त के इंतज़ार में हैं कि कब कोई उन्हें ऐसा माकूल बहाना मिले कि जिसमें वो सिर्फ़ गिरफ़्तारी का मसला ना हो, अवामी मसाइल भी शामिल हों। और उसके लिए इत्तफ़ाक़ यह है कि ये जून का महीना है जिसमें बजट आना है, ये जून का महीना है जिसमें टैक्स लगने हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सियासी जमातें हमेशा ये देखती हैं कि किस वक्त वो लोगों का टेम्परेचर जो है वो ख़ास सतह से ऊपर जाएगा, और उस वक़्त वो अपना जो गुस्सा है उसको ऐड करेंगे और तहरीक की शक्ल इख्तियार करेंगे। इसलिए फ़ौरी तौर पर तो तहरीक का इम्कान नहीं है, लेकिन ये सारे अवामिल जिसमें वकला का गुस्सा शामिल है, काश्तकारों का, महंगाई का, पीपल्स पार्टी का, नून का, ये आगे चलकर जब टैक्स भी लगेंगे, जब लोगों पर बोझ पड़ेगा, तो मेरा ख़्याल है जुलाई अगस्त के बाद जो है ये जाकर लावा जो है पूरी तरह पकेगा। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ मईशत को ठीक कर लेती है और अपने टैक्सेस जो हैं वो ऐसे नहीं लगाती जिससे लोगों की चीखें निकलें, तो फिर ज़ाहिर है तहरीक अगर चली भी तो सियासी अनासर अकेले तहरीक नहीं चला सकते होते। उसके लिए उन्हें हमेशा अवामी हमायत की, अवामी मसाइल की ज़रूरत होती है। तो अगर अवामी मसाइल खड़े ना हुए तो यूँ समझे कि इमरान ख़ान अपने एहतसाब के एजेंडे में कामयाब हो गए, उन्होंने अपने सियासी मुखालफों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर वो मईशत कंट्रोल ना कर सके तो फिर उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो भी दोबारा से ज़िंदा होंगे और फिर आवाम भी ज़रूर उठकर खड़े होंगे। मुझे हामिद मीर साहब, आप ये समझते हैं कि अपने ऊपर जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं अपोजिशन के ऊपर, चाहे वो शरीफ ख़ानदान के ऊपर हों या फिर जरदारी साहब के ऊपर हों, उनको साफ़ किए बग़ैर या इल्ज़ामात की मौजूदगी में
कोई मूवमेंट बन सकती है हुकूमत के खिलाफ? बेशक हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर जाहिर है सवालात उठ रहे हैं। आज भी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसमें भी हफीज शेख साहब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि अपनी 10-11 महीने की जो पॉलिसी है उस पर ज़्यादा बात करने को तैयार थे नहीं। बार बार सहाफ़ियों के सवालात के बावजूद, और सहाफ़ी तंज भी करने लगे, उन पर क्या जवाब देने तो आए नहीं हैं। तो ये जो दो बड़ी जमातें हैं, ये कोई बयानिया बना सकती हैं हुकूमत के खिलाफ अपना नाम साफ किए बगैर? देखिए, बात यह है कि इन दोनों जमातों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात है पहली दफ़ा तो बने नहीं हैं। आप देखें कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पहले इन्होंने कहा कि हमें 3 महीने दे दें, 3 महीने के बाद आप हम पे तनकीद करें। फिर हमें कहा गया जी 6 महीने दे दें, 6 महीने के बाद आप हम पे तनकीद करें। अब 9 महीने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले नवाज शरीफ साहब को जेल में भेजा है, फिर अब जरदारी साहब को जेल में भेज दिया है। तो जेल में भेजने के बाद अगर आपने साबित करना है कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो सही है या गलत हैं, तो अब इल्ज़ामात को सही या गलत साबित करना तो हुकूमत ने और नैब ने साबित करना है। क्योंकि जरदारी साहब तो बार बार कह चुके हैं कि मैं तो पहले भी 10-12 साल जेल में रह चुका हूँ, मेरे पे तो पहले भी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। तो साबित तो अब हुकूमत ने और नैब ने करना है। मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे जो इल्ज़ामात हैं ये इस वक्त पस मंज़र में चले गए हैं। जो अवाम के मसाइल हैं वो सामने आ गए हैं, कुछ नए मसाइल जो हैं वो पैदा हो गए हैं। आप देखिए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपना एहतजाज शुरू करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी भी उनके साथ शामिल हो जाएगी, बहुत सी और ताकतें हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाएगी। और फिर पीपल्स पार्टी जिसके पास पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अफरादी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अंदरून सिंध से और कराची से वो अपनी अफरादी क़ुव्वत जो है वहाँ पे उसका वो मुजाहरा कर सकती है। और इसी तरह जो नाराज़ अनासर हैं इस हुकूमत के, कुछ इत्तेहादी जो हैं BNP मैंगल, वो इससे साफ नाराज़ नज़र आ रही है, वो बलूचिस्तान में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज आके फिर जो हुकूमत है उसकी जो बेस है वो पंजाब रह जाएगी, और पंजाब में भी अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो एहतजाज में शामिल हो जाती है तो इस हुकूमत के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये अगर तो सिर्फ सियासी जमातों तक बात रहती तो शायद ये हुकूमत हैंडल कर लेती, लेकिन अब इसमें जो वकला तहरीक शामिल हो गया है, जो वकला का एहतजाज इसमें शामिल हो गया है, तो ये हुकूमत ने आ बैल मुझे मार वाली बात किया है। हुकूमत ने खुद ट्रबल को इनवाइट किया है। वो इमरान खान साहब जो 2007 में अदलिया की आज़ादी के लिए मुजाहरों में हिस्सा लेते रहे, वो इमरान खान साहब जो हमेशा अदलिया की आज़ादी के दावेदार रहे हैं, आज पाकिस्तान की तमाम बड़ी वकीलों की तंजीमें जो हैं वो उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप अदलिया के साथ मुहाजरा ही कर रहे हैं। आप उनके साथ इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, ये अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो तो मौक़िफ़ दरअसल इमरान खान का जो पुराना मौक़िफ़ है उसकी तरदीद करता है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक गैर ज़रूरी जंग वकला के साथ शुरू करने की में फंस गए हैं, और ये बहुत गैर ज़रूरी जंग जो है ये उनका बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, जिसका फ़िलहाल उनको अंदाज़ा नहीं है। आने वाले 8-10 दिन में आपको पता चल जाएगा। चल भाई साहब, आप ये कहिएगा कि अब क्या वाकई सारी जिम्मेदारी हुकूमत और नैब के ऊपर आ गई है कि साबित करें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और शहबाज शरीफ या उनके बच्चों के खिलाफ और साथ ही जरदारी साहब के खिलाफ, और क्या हुकूमत के जो ओपोजिशन है उसका जो विक्टिमाइजेशन का कार्ड है उसमें जान पड़ जाएगी अगर कुछ साबित नहीं हुआ, या ओपोजिशन पर अभी भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की बुरी कारकर्दगी अपनी जगह, मस्बत रिपोर्टिंग के 6-6 माह के मुतालबे अपनी जगह, मगर ये अब खुद भी कहीं ना कहीं अपना नाम साफ करें? जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये दोनों पहलू कमज़ोर हैं। हुकूमत की तरफ से जो एहतसाबी कार्रवाई की जा रही है उसमें भी इंतकाम की बू है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसको भी चाहिए कि अपना नाम साफ़ करने के लिए अपने असासे वापस लाएं और अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको पब्लिक आई में लोगों के सामने उनको साफ़ करने की कोशिश करें। कोई भी शख्स इल्ज़ामात के साथ जो है वो हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब दोनों के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले आए हैं और इन दोनों को अदालतों के सामने जवाबदेही है और फिर अवाम की अदालत में भी जवाबदेही है। इन्हें चाहिए कि अपने असासों के हवाले से और अपने ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से ना सिर्फ अदालतों में जवाबदेही दें बल्कि अवाम की अदालत में भी वाज़े करें कि ये जो इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग या जो इसी तरह असासों का जो इल्ज़ाम है मियाँ साहबान पर, तो मेरा ख़्याल है कि उनकी भी ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इससे वो अपने आप को पाक करें
और मेरी ज़ाती राय तो ये है कि किसी सियासी लीडर के गैर मुल्की असासे हों क्यों और वो उसको छुपाए क्यों। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर माजी में इनसे गलती भी हो गई है तो अब उसका मदावा करें, वापस अपने असासे यहाँ लाएं और पाकिस्तान को एक नया स्टार्ट दें। और इमरान खान भी जहाँ सबको मौका दे रहे हैं कि वो अपने जो है एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए, तो क्यों नहीं वो एक नया स्टार्ट करते पाकिस्तान के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए भी, जरदारी के लिए भी, सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। क्यों वो चंद लोगों को तो टारगेट कर रहे हैं और बाकियों को कह रहे हैं आपने नाजायज़ असासे जो हैं वो भी ठीक करा लें। तो ये कैसे डाइकोटमी कैसे चलेगी कि आप कुछ को रियायत दे रहे हैं और कुछ को आप सज़ा दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये रवैया भी मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया सुहेल राइस साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब के जो वकला हैं और मौलाना फजलुर रहमान वो ख़तरा बनते नज़र आएंगे हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी या नून लीग की जगह, और उन पर इस वक्त नज़र रखनी चाहिए। सुहेल राइस साहब का ख्याल है कि अपोजिशन को ख़ुद इन दो बड़ी जमातों को अपने जो केसेस हैं उनको भी निपटाना होगा, बयानिया वैसे बनेगा नहीं। सियासी मामला अपनी जगह है, मगर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी ने कानूनी सवाल भी उठा दिए हैं। आज आसिफ अली जरदारी के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से बात करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एहतसाब अदालत ने ज़मानत की रकम जमा कराने की हिदायत की और जामिन को रेफरेंस के मुकम्मल होने तक फरीक़ैन को पेश करने के लिए कहा था। जमानत के बावजूद नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत जिसमें मुकदमा मौजूद था, जिसमें रेफरेंस जो ट्रांसफ़र होकर आई थी, मुंतकिल होकर आई थी कराची से, जिसमें उन्होंने हमारी दरख्वास्त मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब की और मोहतरमा फरियाल बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए और मुचलका दाखिल करवाने की हिदायत की। इस लिहाज से दोनों को ज़मानत पर मुखलसी अदालती हुक्म के ताबे उनको हो गई, जो जामिन की जिम्मेवारी ठहरी कि वो हर पेशी पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को और फरियाल बीबी को उस रेफरेंस के इख्तिताम तक वो पेश करने का पाबंद होगा। और इसके बावजूद कि वो ज़मानत पर हैं, फिर भी आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और हमें ना तो नकल दी गई है अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ना अभी तक नकल किसी को फराहम की गई है। नैब आ गई, हमने कहा भाई फैसला तो दिखाओ, क्योंकि हम तो ज़मानत पर हैं और अदालती ज़मानत हमारी हुई है। तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट से खारिज। हमने कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर तो दिखाइए भाई, हाई कोर्ट में रिट तो हमारी इंफ्रक्चर्स होनी थी, क्योंकि हम तो ज़मानत हो चुकी हमारी। सियासी मामला अपनी जगह हैं। कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब का दिफा कैसे करेगी, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ क्या लेने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्हें जरदारी साहब के खिलाफ केस में और आज के फैसले के बाद जरदारी साहब की मुश्किलात में कितना उनको लगता है कि कानूनी तौर पर दम मौजूद है, सब पर बात करेंगे इसके बाद। कानूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी, हमारे साथ फारूक नाइक साहब मौजूद हैं, वकील आसिफ अली जरदारी। नाइक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाइक साहब अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से अब जो बेल है वो अगर मुस्तरद हुई है तो अगला फोरम आपका क्या होगा, और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मेरिट्स पर चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे बाप? शाह साहब, जहाँ तक हाई कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उन्होंने 3 दिन ये बेल पिटिशन जो थी, बेल फॉर अरेस्ट, ये हम आर्ग्यू करते रहे, प्रोसिक्यूशन और मैं एज ऑन डिफेंस काउंसिल। उन्होंने आज जो ऑर्डर किया इन द लेट आवर्स, उसमें खाली लिखा हुआ है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड पिटिशंस आर डिसमिस्ड। कोई रीजंस अभी नहीं दिया कि किन वजूहात की वजह से ये बेल फॉर अरेस्ट जो डिसमिस की गई है, क्योंकि जो FIR लॉन्च हुई, ये कहते हैं FIA ने, उसके अंदर जो एलिगेशन थी कि 4.5 बिलियन का वो उनका एलिगेशन था कि इसके अंदर के मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और जहां तक जरदारी ग्रुप PVT लिमिटेड के भी उन्होंने कहा था जो A1 इंटरनेशनल अकाउंट है उससे 15 मिलियन 1.5 करोड़ रुपया जरदारी ग्रुप को गया है एज अ बेनिफिशियरी। FIR के अंदर कोई एलिगेशन नहीं थी कि ना नॉमिनेट किया गया एज एन एक्यूज्ड, ना मिसिस फरियाल तालपुर को, ना आसिफ अली जरदारी साहब को। फिर जो इंटरिम चलान फाइल किया उनके उन्होंने 1.5 करोड़ से 3 करोड़ कर दिए। बात करते थे अरबों रुपयों की, मगर खाली 3 करोड़ की एलिगेशन आई कि रिसीव किया गया है। और A1 अकाउंट के जो फॉर्म्स फाइल किए गए, जो प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट के अंदर भी, उनसे ये लगता था, उन्होंने लिखा गया था कि ये अकाउंट जो है ओमनी ग्रुप के हैं।
और ओमनी ग्रुप जो है उसकी बेअंदाजा शुगर मिल्स हैं। हमने आसिफ अली जरदारी साहब काश्तकार हैं और जरदारी ग्रुप भी काश्तकार का है, उनकी ज़मीनें हैं, वो गन्ना उगाते थे। वो ये गन्ना जो है ओमनी ग्रुप के जो शुगर मिल्स हैं सिंध के अंदर उनको सप्लाई किया जाता था। ओमनी ग्रुप ने सर्टिफिकेट्स भी इशू किए जो हमने हाई कोर्ट में पेश किए कि ये जो पैसा है हमको जो मिला है एवज शुगर मिल के मिला है, ना एफआईआर के अंदर ना चालान के अंदर, जो कि ट्रांसफर हुआ अंडर सेक्शन 16A ऑफ एमएओ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द चेयरमैन नैब, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद में आ गया और इसको रेफरेंस नंबर 2 ऑफ 2019 दे दिया गया। इनके अंदर भी इस एफआईआर में चालान में कोई एलिगेशन ऐसी नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब या मिसेस फरियाल तालपुर साहब ने कोई अबेटमेंट या फैसिलिटेट किया हो इन अकाउंट को खोलने के लिए। और उन्होंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स अपने ये कहते हैं कि ये जो अकाउंट खोला गया ये ओमनी ग्रुप ने खोला गया। ओमनी ग्रुप ने हमको पैसे दिए, कोई चैरिटी नहीं दी, और उनके सर्टिफिकेट्स हैं कि ये गन्ने की खरीद और फरोख्त के पैसे हैं। नैब ने अगर केस कमजोर बनाया तो जाहिर ये आपका बड़ा स्ट्रांग मुद्दा है, वरना जीआईटी की रिपोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, सिंध हुकूमत के साथ ओमनी ग्रुप के काम करने के, जरदारी साहब का दोस्त होने के, सिंध बैंक का या जो दूसरे बैंक्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के, वो बहुत सारा एक पूरा चेन बनाया गया था। अगर नैब ने इतना कमजोर केस बनाया तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आपका अगला लाएअमल क्या होगा अगर आप बताना चाहें? अब जरदारी साहब जबकि अरेस्ट हो गए, अब आप कानूनी तौर पर उसको कैसे चैलेंज करेंगे? जो एफआईआर फाइल हुई ये एफआईए ने फाइल की थी, और जीआईटी की भी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी नैब के पास हैं। और वही मैं कह रहा हूं कि अगर एक कमजोर केस बनाया गया है जिससे कि 2 महीने दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आज 2 महीने से ज्यादा 6 महीने होने को आ गए हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है। ये सारी मैलाफाइडीज हैं जो कि हमने अदालत आलिया को बताई, और हमने कहा कि ये केस मैलाफाइडीज का है, हमको बेल मिलनी चाहिए। मगर किन वजूहात की वजह से ये बेल आज रिजेक्ट हुई है वो वजूहात अभी तक सामने नहीं आई है। मगर बेल एक्सटेंड भी यही अदालत करती रही थी और अब उसके बाद उसने मुस्तरद भी कर दी है, और वजूहात जाहिर है अब आपको पता चल जाएंगी। फिर लाएअमल आपका क्या होगा? अब क्योंकि उसके बाद जरदारी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जरदारी साहब बिलीव करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, वो कानून की पासदारी करते हैं, वो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई क्या कहते हैं पेशेवरनी की और वॉलंटरीली उन्होंने अपने अरेस्ट दी है। अगर अब इसके बाद हम अगेन जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर फॉर बेल आफ्टर अरेस्ट, क्योंकि बेल फॉर अरेस्ट के लिए नहीं जा सकते क्योंकि उनकी अरेस्ट हो चुकी हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं, क्योंकि ये अजीब वाकया हुआ है कि इन्होंने बेल तो रिजेक्ट कर दी और ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन नहीं दिए, क्योंकि आदमी कहाँ जाएगा, किस अदालत में जाए जब तक कि हमें ग्राउंड्स ना मुहैया किए जाए। बहुत शुक्रिया। फारूक नाइक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो लाएअमल होगा उस नैब पर तनकीद कर रहे थे कि इल्ज़ाम इतने बड़े बड़े अरबों के लगाए थे, और आखिर में जो एफआईए ने भी केस बनाया है और जो केस जरदारी साहब के खिलाफ है उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है। हमारे साथ इस वक्त राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नैब पर तनकीद होती है कि बड़े बड़े इल्ज़ामात, बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज बाद में साबित नहीं कर पाते या फिर मुलजिम से जुर्म की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, इस केस के बारे में आप क्या कहिएगा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए शाहजेब, मैं अभी सुन रहा था, पहले आपने वक्फे से पहले उनको चलाया था खोसा साहब को, अभी ये खोसा साहब कह रहे थे हम ज़मानत पे थे। अगर आप ज़मानत पे थे, मचल के दाखिल हो गए थे, पहली बात तो ये है कि जो नैब की अदालत है वो ज़मानत देने की मजाज नहीं है, और आपके इल्म में था कि वो ज़मानत नहीं दे सकती, यही वजह थी कि आप हाई कोर्ट आए, अदरवाइज़ आपको हाई कोर्ट आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसके बाद नंबर 2 ये बात हुई कि जनाब एफआईआर में नाम नहीं था और इसमें अमाउंट कम था। देखिए एफआईआर वाली जब चीज़ थी वो जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो उन्होंने कहा कि जनाब एफआईआर के बाद जब हमने फर्दर तफ्तीश की तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें अकाउंट्स नज़र आए और बेतहाशा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की इसमें ट्रांजैक्शंस नज़र आई, तो उसकी बेसिस पे एक जीआईटी तश्कील कर दी गई थी। जब जीआईटी के वो 10 वॉल्यूम्स आ गए तो उसमें फिर वो सिर्फ एफआईआर का केस नहीं रह गया, उसमें केसेस सामने आए जिसमें आइकन टावर आया, जिसमें अनलॉफुल अलॉटमेंट ऑफ लैंड आई, जिसमें ये आया कि ये जो ओमनी ग्रुप से पैसा आ रहा है, नैब ने ये तफ्तीश करनी थी कि आया ओमनी ग्रुप की जो शुगर मिल्स हैं वो क्या ओमनी ग्रुप की अपनी हैं या वो भी बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, उसके पीछे कोई और है।
और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन के लिए नैब ने कहा कि हमें ये तमाम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास भेजी हैं, इन तमाम 8-10 पॉइंट्स, वो बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज थे, उसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनके अकाउंट से पैसे जा रहे थे, इन तमाम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी करनी है। तो उस गिरफ्तारी के लिए जब वो एविडेंस आया तो हाई कोर्ट ने सिर्फ ये देखना था कि आया कोई मेल ऑफ आईडीज इसमें हैं या नहीं। तो मेल ऑफ आईडीज ये उन्होंने साबित, क्योंकि ये नैब तो केस कर ही नहीं रहा था, ये केस तो जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, जिसमें 6-7 मेंबर्स थे, किए थे। अब क्या इनके लिए ये होगा कि जी जेआईटी जो बनी थी वो मेल ऑफ आईडी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो जेआईटी बनाई उसमें कोई मेल ऑफ आईडीज थी? तो अब इनके पास एक ही रास्ता है कि अब इन्हें कल पेश किया जाएगा, जो उसके लिए फिजिकल रिमांड के लिए ये बताएगा पहले कि 14 रोज का बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नैब ने गिरफ्तार किया, बाद में मुलजिम अदालत गया और उसको जमानत मिल गई। अब जरदारी साहब क्योंकि पहले ही प्री अरेस्ट बेल पर थे, जो बार बार एक्सटेंड होती रही, और हाई कोर्ट से अगर ये बेल, अब प्री अरेस्ट बेल जो है वो मुस्तरद हुई है, तो आपको लगता है कि दूसरे केसेस के मुकाबले में चांसेस कम हैं कि जरदारी साहब को पोस्ट अरेस्ट बेल मिल जाए, जिसका नाइक साहब जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही प्री अरेस्ट बेल को मुस्तरद किया है? जी शाहजेब, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए कि वो केसेस जो सिर्फ और सिर्फ नैब ने तफ्तीश की, और वो केस तफ्तीश जब अदालतों में आई, जैसे इनका था मियां शहबाज शरीफ का था, तो उसमें काफ़ी कमज़ोरियां नज़र आई। लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं, एक पैनामा वाला जिसकी तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट ने समझा और जाना कि नैब से नहीं करानी, नैब उसमें उस पाए की तफ्तीश नहीं कर सकेगी, वहाँ जेआईटी तश्कील दी गई, और यहाँ भी जो तफ्तीश है वो बेसिकली जेआईटी ने कर दी है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ ये जो जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन है और जो चीज़ें अनअर्थ हुई हैं, तो लग ऐसे रहा है कि मेरिट्स पे, क्योंकि मेरिट्स पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है मियां साहब के केस में कि नैब के केसेस में मेरिट्स पे आप डिस्कस नहीं कर सकते, और नैब में अगर किसी ने ज़मानत गिरफ्तारी के बाद लेनी है तो सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वो हार्डशिप का ग्राउंड है। तो लगता है ऐसे है कि जरदारी साहब भी अब जब दोबारा जमानत के लिए आएंगे तो वो उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा वो बीमारी का ही होगा, सेहत का ही होगा, अदरवाइज मेरिट्स पे बेल काफ़ी मुश्किल होगी उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल। साहब कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल होगा, मेरे लगता है कि वो हेल्थ ग्राउंड पर ही बेल लें। एक और अहम मामला है जो कि हुकूमत की तरफ से आज नजर आया, उस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले मुआशी साल की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई है, और रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हफीज शेख साहब बहुत सारे दूसरे वज़रा को लेकर तो बैठे, मगर उस 10 महीने की कारकर्दगी पर बात करने को खुद तैयार नहीं थे। सहाफ़ी सवाल करते रहे, मगर हफीज शेख बात करते रहे आइंदा की, आने वाले बजट की, जो जाहिर है हफीज शेख साहब ने देना है। बजट में बजट की बात होती है, बाद में उसके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इकोनॉमिक सर्वे पे थी, मगर वो बात नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें ब्लेम भी कम किया जा सकता है क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने मईशत की कमान संभाली है। हुकूमत तमाम अहम शोबों में तवक्कात पूरी नहीं कर सकी है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हुकूमत की बुरी कारकर्दगी की निशानदेही कर रहा है। तरक्की की शरह, ज़राअत और सनत समेत तमाम अहम शोबों में अहदाफ पूरे नहीं हो सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावा करती रही है कि उन्हें मईशत तबाहाल मिली, अब वो मईशत को बेहतर करेगी। फिर उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए, मगर आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। सर्वे रिपोर्ट में गुज़िश्ता माली साल का जायजा लिया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के 10 माह शामिल हैं, जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी बता रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल नए माली साल का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें नए अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। गुज़िश्ता माली साल की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज जारी की गई, जिसके मुताबिक रवा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 6.2% था, लेकिन मुआशी तरक्की की शरह महज 3.3% रही। ज़राई शोबे में तरक्की का हदफ 3.8% था, मगर ज़राई शोबे की तरक्की महज 0.85% रही। सबसे अहम बात यह कि बड़ी फसलों जैसे कि कपास, चावल और गन्ना, इन बड़ी फसलों की पैदावार मनफी रही। कपास की फसल की पैदावार 17.5% पिछले साल से कम हो गई। चावल की फसल 3.3%, गन्ने की पैदावार 19.4% तक कम हुई। दीगर फसलों की तरक्की की शरह का हदफ 3.5% था, जो रवा साल 1.95% रहा। सनती शोबे की तरक्की 7.6% हदफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम रही। बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग मनफी हो गई। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सर्विसेज में तरक्की का हदफ 6.5% रखा गया, मगर तरक्की 4.7% रही। मगर एक शोबा ऐसा है जिसमें तरक्की का हदफ हासिल कर लिया गया, और वो शोबा है लाइव स्टॉक का।
मुर्गियाँ, इसके अलावा दूसरी बातें वज़ीर आज़म खुद करते रहे हैं। लाइव स्टॉक के शोबे के लिए तरक्की का हदफ 3.8% रखा गया था, इस शोबे में 4% की शरह से तरक्की हुई है। हुकूमत के मुख्तलिफ अहदाफ हुकूमत नहीं पूरे करते नजर आई है और आज उस पर बात भी नहीं करना चाह रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। अगर हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए उसमें भी नहीं बात करना चाह रहे थे, और अगर वर्डिंग देखी जाए जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, अपनी नाकामियों को मुख्तलिफ तरीके से छुपाने की कोशिश की गई है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी वर्डिंग के साथ इकोनॉमिक सर्वे नहीं लगता। कभी इंटरनेशनल फैक्टर्स का जिक्र, कभी मंथली ब्रेकडाउन कि हम अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हो गए तो क्या उसकी वजह थी। आपको लगता है अच्छा ही कर रहे हैं अगर अपने 10 माह की बात नहीं कर रहे हैं, और हफीज़ शेख साहब के ज़ाहिर उसमें जिम्मेदारी भी नहीं है, वो बाद में आए हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं शो की गई, और उसमें भी बड़ा डिप्लोमेटिकली काम लिया गया है। जो इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी मैंने पढ़ी है, और ज़्यादातर उसमें फोकस यही किया गया है कि पिछले सालों की जो ग्रोथ थी वो इंपोर्ट ड्रिवन थी, और उसमें डेट किया गया और उसको रीपे करने की कोई ज़्यादा कोशिशें नहीं की गई। तो शायद मेरे ख़्याल में फाइनेंस एडवाइज़र हफीज़ शेख साहब भी शायद उसी थीम को लेकर आगे चल रहे थे कि चूँकि परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी, पिछले 9 साल में कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस जीडीपी की नहीं रही है, तो शायद इस चीज़ को देखते हुए कि हालात वैसे ही बुरे हैं, और पिछले 1 साल में कोई 4 फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, 4 बजट आ गए, तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे ख़्याल में हफीज़ शेख साहब ने ये मुनासिब भी समझा कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बात करें, क्योंकि जो पिछला साल रहा है वो इतना टफ़ और इतना बुरा रहा है कि शायद उस पर ज़्यादा बात ना की जाए तो बेहतर है। तो यही उन्होंने शायद मुनासिब समझा। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा रहा है साल। साथ ही वज़ीर आज़म जो बात करते थे कि हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, हम चोरों को पकड़ेंगे, वो बार बार टैक्स एमनेस्टी स्कीम में के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर अपील सामने। मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूँ कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे हम अपने मुल्क को ऊपर नहीं उठा सकते। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। हमारे पास मुआहदे हुए हैं, बाहर से हमें प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तानियों की, बैंक अकाउंट्स की उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारी एजेंसीज़ को पास इन्फॉर्मेशन है किसके पास बेनामी अकाउंट पड़े हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी है, ये कभी पहले हमारे पास नहीं थी। इसलिए इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। पहले वज़ीर आज़म दावा करते थे कि ईमानदार हुकूमत आएगी, टैक्स जमा होगा, टैक्स जमा हुआ नहीं तो एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं। पहले कहते थे ये चोरों के लिए होती है, मगर अब बार बार मुतालबा कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, साथ ही डरा भी रहे हैं वज़ीर आज़म। सऊदी अरब जाने से पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले अपील की। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है। ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। ये आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो कि 30 जून के बाद आपको नहीं मिलेगा। अब क्या एमनेस्टी स्कीम का रिस्पांस भी टैक्स जमा करने की तरह इकट्ठा नहीं आ रहा? वज़ीर आज़म को बार बार अपील करनी पड़ रही है, कुछ दिन में पता चलेगा। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।